हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों मैंने पाइथन लैंग्वेज से एक्सेल में सेल्फ स्टेटमेंट बनाया था। उस समय मैंने नोटिस किया पाइथन लैंग्वेज अच्छा खासा आसान है, आसानी से सीखा जा सकता है और बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है। मैंने उससे पहले विजुअल बेसिक एप्लीकेशन से भी बहुत सारा स्टेटमेंट बनाया है। मुझे लगा पाइथन बहुत आसान है और आसानी से सीखा जा सकता है और 2025 में पाइथन लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा डिमांड है। मतलब सारे लैंग्वेज से सबसे टॉप पोजीशन इस समय पाइथन का है और ये सीखने में आपको 6 महीना मिनिमम आपको लगेगा। उसके बाद तो आप सीखते रहेंगे ज़िंदगी भर। तो अगर आप इस लैंग्वेज को सीख जाएंगे तो आपको प्रोफेशनल लाइफ में जॉब मिलना आसान होगा और शुरू का जॉब जो है 6 से 9 लाख रुपया पर एनम आप इनकम कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही बस टाइम पास करने के लिए सीखना शुरू किया है, तो मैंने सोचा जैसे जैसे हम सीखेंगे बस वैसे आप भी मेरे साथ सीखते रहिए। तो आप अगर इंटरेस्टेड है पाइथन लैंग्वेज सीखने के लिए तो आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में पाइथन लैंग्वेज का लिंक और उसके साथ विजुअल स्टूडियो एडिटर का लिंक दे दिया है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ये दोनों फ्री है। वैसे तो आप पाइथन लैंग्वेज नोटपैड पर भी लिख सकते हैं, लेकिन विजुअल स्टूडियो बहुत ही शानदार कोड एडिटर है। इस लैंग्वेज का खासियत यह है कि यह आपको सजेस्ट करता है। तो बहुत सारे मैटर है जहां पर आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, एक बार टैब प्रेस कर देंगे तो पूरा कोड ऑटोमेटिक लिख जाएगा। इसलिए आप इसको ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। पाइथन कोड लिखने के लिए विजुअल स्टूडियो बेहतरीन एक ऑप्शन है और वो बिल्कुल फ्री है। इंस्टॉलेशन होने के बाद जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो है आपको न्यू फाइल में क्लिक करना है और देखिए एक लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है, उसमें पाइथन फाइल पर क्लिक कर दीजिए तो एक अनटाइटल पाइथन फाइल ओपन हो जाएगा। लेकिन हमें इसको एक नेम देकर पर्टिकुलर फोल्डर में सेव भी करना है, तो इसलिए हम फाइल में जाकर सेव बटन में क्लिक करेंगे और एक निश्चित फोल्डर बना लीजिए उस पर एक नेम टाइप करके सेव कर लीजिए। नेम टाइप करते समय ध्यान दीजिए उसमें .py एक्सटेंशन लिखना ना भूलें। ये पाइथन का एक्सटेंशन है, अगर एक्सटेंशन नहीं देंगे तो ये टेक्स्ट फाइल बन जाएगा और काम नहीं कर। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं पाइथन प्रोग्राम राइटिंग का फ्लो चार्ट। कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। उसमें सबसे पहला नंबर आएगा प्रॉब्लम प्लानिंग। प्रॉब्लम प्लानिंग का काम है आप किस सब्जेक्ट में प्रोग्राम बना रहे हैं उसके बारे में एक चेकआउट कर लीजिए ताकि प्रोग्राम लिखना आसान हो जाए। इसमें आपका सब्जेक्ट क्या होगा, उसके लिए इनपुट क्या होगा और उसके लिए आउटपुट क्या देना है, बेसिकली यही होता है। फिर दूसरे नंबर पर है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको रीढ़ का हड्डी भी कहा जाता है किसी भी प्रोग्राम का। वेरिएबल कुछ टाइप्स का होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए किस जगह पर कौन सा टाइप का वेरिएबल को क्लियर किया जाना चाहिए। उसके बाद आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट जो है इफ़ एल्स एल्स इफ। यूज़र का इनपुट के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स करने के लिए ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। उसके बाद होगा डिफाइन फंक्शन। फंक्शन एक्चुअली वो काम करता है जो भी यूज़र इनपुट करेगा उस हिसाब से आउटपुट देने का काम। लूप्स का काम यह है कि एक काम को बार बार रिपीट करना। जैसे यूज़र ने मेन्यू सिलेक्ट किया ऐड स्टूडेंट, तो वो एक साथ 2, 5, 10, 20 स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंट्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लूप्स को देना पड़ेगा ताकि वो बार बार वही एंट्री कर सके। अब आएगा इनपुट और आउटपुट, मतलब यूज़र क्या इनपुट देंगे और उसका रिस्पॉन्स में आप क्या आउटपुट सर्व करेंगे, वो इसमें कवर होता है। अब ऊपर जितने भी कमांड आपने लिख चुके हैं उसके एक जगह समराइज करना होता है, कंबाइन ऑल पार्ट्स। प्रोग्राम जब रन करेगा तो यही पोर्शन रन करेगा। अब आएगा एरर हैंडलिंग। प्रोग्राम में यूज़र गलत सलत एंट्री कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए एरर हैंडलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी में आएगा टेस्ट एंड रिफाइन।
जब आप प्रोग्राम लिखने के बाद पहली बार रन करेंगे तो देखेंगे कुछ गलतियां शो कर रहा है। उस गलतियों को समझना और उसको ठीक करना, यह रिफाइन का काम। और उसके बाद प्रोग्राम आपका झक्कास बन जाएगा, एकदम परफेक्ट। तो ये हुआ फ्लो चार्ट का हिसाब से आपको प्रोग्राम लिखना। अब हम संक्षेप में थोड़ा वेरिएबल के बारे में समझ लेते हैं। वेरिएबल होता है एक टेम्पोररीली डेटा को स्टोर करना। उसमें स्ट्रिंग हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसका कुछ टाइप्स है, उस टाइप्स के बारे में भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिख रहा है इंट। ये इंटीजर है, ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है। इसमें होल नंबर को स्टोर किया जाता है, मतलब इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं स्टोर किया जाता है। डेसिमल पॉइंट के लिए उसके ठीक नीचे देखिए फ्लोट एक वेरिएबल है जिसमें डेसिमल पॉइंट को स्टोर किया जा सकता है। और ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है, इससे वेरियस टाइप का कैलकुलेशन करवाया जा सकता है। उसके बाद होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग कहलाएगा। ये टेक्स्ट बेसिकली होता है, जैसे नेम, एड्रेस, ऐसा। उसके बाद आता है बुलियन। ये ट्रू और फॉल्स को स्टोर करता है। अगर ट्रू हुआ तो डे और ट्रू नहीं हुआ तो नाइट, इस तरीके का। उसके बाद लिस्ट एक वेरिएबल है जिसमें देख सकते हैं अब आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिक्शनरी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से जैसे अगर स्टूडेंट रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो डिक्शनरी वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें जो है इंडेक्स और बाकी जो है फील्ड, नेम, एड्रेस वगैरह स्टोर किया जा सकता है। उसके अलावा टुपल और 2-3 टाइप का वेरिएबल्स भी है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी इसमें एक शामिल है, और जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। अब पाइथन लैंग्वेज लिखते समय देखिएगा आपको बहुत सारा स्पेशल कैरेक्टर को लिखना होता है, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे हिसाब से। ज़्यादातर गलतियाँ इस कैरेक्टर्स के लिए होता है। अब इस कैरेक्टर जो अब दिख रहा है इस समय, ये कब, क्यों और कहाँ इस्तेमाल होता है, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो मैं डिटेल्स में बताऊंगा। फिर भी मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूं। तो आप देख सकते हैं जो डबल कोट, सिंगल कोट है, स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए यूज़ होता है। जो पैरेंथेसिस है, फर्स्ट ब्रैकेट, ये किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए या ग्रुप करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो थर्ड ब्रैकेट है, इसको हम लिस्ट ऑफ इंडेक्सिंग, मतलब लिस्ट वेरिएबल को स्टोर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके डिक्लेयर करने के लिए इसी थर्ड ब्रैकेट को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है सेकंड ब्रैकेट, इसको कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं। ये डिक्शनरी एक डेटाबेस टाइप का होता है जिसमें डेटा होल्ड करता है। उसको इस्तेमाल करते वक्त ये आपको कर्ली ब्रेसेस को डिक्लेयर करने के लिए लिखना पड़ेगा। कोलन जो है स्टार्ट ऑफ ए कोड ब्लॉक। कोलन ज़्यादातर फंक्शन जब आप लिखेंगे तो उसको एंड में, उस लाइन का एंड में, इफ स्टेटमेंट जब लिखेंगे तब उस लाइन का एंड में देना पड़ता है। कंपाइलर को ये पता चलता है उस कोलन को नीचे जो कोड 1 लाइन 2 लाइन जो भी लिखा है वो उस ब्लॉक का हिस्सा है। उसके बाद कॉमा है, ये सेपरेटर है आइटम्स, आर्गूमेंट्स, इस चीज़ को अलग अलग करने के लिए। उसके बाद है इक्वल साइन, जो वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त ज़रूरत होता है। और उसके बाद होता है डबल इक्वल, जो कंपेयर किया जाता है। जब आप इफ स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके नीचे जो सिंबल आप देख रहा है, यह है कमेंट लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्रोग्रामिंग में कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। कमेंट से पता चलता है उसके नीचे जो आप कोड लिखा है वो किस पर्पस के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद है फॉरवर्ड स्लैश, इसको जो है न्यू लाइन टैब इसे डिक्लेयर करने के लिए, बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका ये स्पेशल कैरेक्टर का डिक्लेरेशन, लेकिन इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम आपको बाद में भी बताते रहेंगे। और उसके बाद एक चीज़ और है, वो है टैब। टैब बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि इस पाइथन प्रोग्राम में शुरू तो होता है ब्लॉक, लेकिन इसको एंड करने के लिए कोई साइन नहीं होता है, तो इसलिए इसमें इंडेंट का इस्तेमाल किया गया है।
आप देख सकते हैं ऊपर जो इफ़ एज कमांड है ग्रीन कलर का, वो राइट वे है, जबकि नीचे जो रॉन्ग बताया गया है, देखिए इफ़ एज ग्रेटर देन 18 के नीचे जो प्रिंट कमांड है वो टैब सही नहीं है, वो टैब आगे होना चाहिए। अगर आप इस टाइप का टैब का गड़बड़ करेंगे तो प्रोग्राम में एरर दिखेगा, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने ज़रूरत है। और आगे हम बहुत सारा प्रोग्राम लिखने वाले हैं और आपको लिख के दिखाऊंगा। तो ये मोटा मोटा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया। चलिए आगे हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए।